एक तो बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जहाँ पे आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है, जिसको आप एक मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आईएमएफ लेड स्टेबिलिटी है, 24 बार हासिल की है, आईसीयू के डॉक्टर के दर पे हैं, किस्त बाय किस्त जी रहे हैं, बट एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अफराते ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में भी कमी आ जाती है, बैरूनी खसारा भी थोड़ा संभल जाता है, अंदरूनी खसारे टैक्सेस लगाकर संभल जाते हैं, एनर्जी की प्राइसेस तब्दील करके संभल जाती है, एनर्जी के खसारे। सो यहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है। ये एक नादिर मौका है कि ये रियलाइज करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाए बगैर, जिसका मतलब है फार्म की ज्यादा आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादा आउटपुट, एसएमईज की ज्यादा आउटपुट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादा आउटपुट, पाकिस्तान की जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी ज्यादा आउटपुट। इसका आसान लफ्जों में मतलब ये है, जिन ममालिक ने भी ग्रो है उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट लेड आउटपुट ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी, पैदावारी सलाहियत 2+2 = 4 या 2+2 = 5, यानी कि उसको 5 करके पैदावारी सलाहियत, लेबर प्रोडक्टिविटी, एग्री प्रोडक्टिविटी, सारा कुछ प्रोडक्टिविटी पे बेस करके किए। जो पाकिस्तान की इस वक्त शरह नमू पिछले 4 साल में रही है वो बहुत लो रही है, और लो इतनी रही है कि वो जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी नहीं मैच करती। जो क्वार्टर का फिगर है 3.7, अगर आप इसकी जुजियात में जाएंगी तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही आसानी से 80% ऑटोमोबाइल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ी हुई है, जिसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। और चूंकि एक बहुत बड़ा इफेक्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे उसका आ रहा है, सो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज पार्शियली इंपोर्ट ड्रिवन एंड कंजम्पशन ड्रिवन, बिकॉज ये दोनों चीजें जो हैं इसी चीज की अक्कासी करती हैं। इसी तरह एक स्मॉल स्केल उन्होंने काफी बढ़ा हुआ दिखाया है। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि वो इसको कैसे जज कर रहे हैं। ओवरऑल एग्रीकल्चर इज स्टिल ऑन द स्लोअर साइड। जब हमने ये साल शुरू किया था तो एक एस्टिमेट्स जो थे वो ये थे कि 3.25 से 4.25% के दरमियान एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इस साल में। फ्लड्स ने एडवर्सली अफेक्ट जरूर किया है। मैं आज भी ये समझता हूं कि पहले क्वार्टर में वो नजर नहीं आ रहा, एग्जैजरेटेड नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम इनको लॉजिकली समझने की कोशिश करें तो लॉजिकली क्या ये जस्टिफाइड हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे सामने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इन नंबर्स को और इन हेर फेर को समझती नहीं है। एग्जैजरेटेड नंबर क्या लॉजिकली जस्टिफाइड हैं? अगर कोई एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इनको देखे, उसको ये जस्टिफाइड लगेंगे? देखिए, जो शरह नमू है हमारी, उसमें जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिखाई दे रही है, उसमें सीमेंट है, ओवरऑल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल्स हैं, कुछ सर्विस सेक्टर है, थोड़ा सा इवन एग्रीकल्चर बढ़ा हुआ है। अगर आप इस नंबर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वो 6% से ज्यादा ग्रोथ थी लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर से। अब तो उस सेंस में तो ग्रोथ कम है, बट ओवरऑल ये जो इफेक्ट है इसमें ये है import driven, consumption driven. That is true. It is not a productivity led or investment led, और जिसे कहेंगे राइस की फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट देखें तो 40% कम हो गई है। मैं बार बार समझाता हूँ कि ये कीमतों का इम्पैक्ट नहीं है, ये इम्पैक्ट आ रहा है क्वांटिटी का। सो अगर आप उस तरह से देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स ओवरऑल अगर मुल्क में देखें तो गुड्स की जो है वो कम हो गई है। तिजारती खसारा 34% बढ़ गया है इन 6 माह में कंपेयर टू लास्ट जो 6 माह गुजरे थे इसी टाइम पीरियड के। 6 माह से मतलब है जुलाई टू दिसंबर। सो ओवरऑल एक मिक्स्ड सी पिक्चर है इस वक्त इकोनॉमी की। मैक्रो स्टेबिलिटी ने कुछ रूम फराहम किया है, कुछ ग्रोथ आई है, 22% का इंटरेस्ट रेट 10.5% हुआ है, तो कुछ नई बोरोइंग करके लोगों ने कुछ थोड़ी सी डिमांड क्रिएट की है। बट ओवरऑल जब आप जाके डीपर देखेंगे तो ये सारी ग्रोथ अब भी कंजम्पशन, पाकिस्तान 94% कंजम्पशन रेट है पाकिस्तान का। इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों के पास पैसे बचते नहीं है, वो सेव नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं है। 12% सेविंग रेट। डॉक्टर साहब मुझे ये बच जाते हैं जो नंबर्स है ना, उनके मुताबिक हाउस होल्ड सर्वे ये बता रहा है कि 3-4 हज़ार रुपए बच जाते हैं हर घराने के पास ना, क्योंकि वो औसतन आमदन 57% उसमें इजाफा हुआ है। माहाना औसतन आमदनी जो है ना वो 82,000 रुपये हो गई है, और 2019 से 2025 तक जो घरेलू अखराजात थे वो 113% बढ़े हैं। तो मुल्क में औसतन महाना आमदन 42,000 और अखराजात 79,000, यानी कि 3,000 बच जाते हैं डॉक्टर साहब हर घराने के पास ना, हम ये कह सकते हैं। तो ये भी इसी चीज की अक्कासी करते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव सेविंग्स,
सो वही सेविंग्स ट्रांसलेट करनी होती है इनटू इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाई जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का गैप होता है वो आपका एक्चुअली में जो बैरूनी खसारा करंट अकाउंट होता है, यू गो बोरो द सेविंग्स ऑफ सम अदर कंट्री। आई मीन जरा टेक्निकल बात होगी बट ये आपने अच्छी बात की है। सो अब आपको पूरा एक एम्बियंस बनाने, देखिए मुल्क को ठीक किस तरह करना है, जहां पे आज खड़े अब आगे कैसे बढ़ना है। अब आपको सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट बढ़ाने हैं। मुझे मालूम है कि स्टॉक मार्केट की बहुत बात होती है, मैं भी एग्री करता हूं कि स्टॉक मार्केट के हिस्से डिफॉल्ट लेवल से वापस आ गए हैं ऐसे लेवल्स पे जो पाकिस्तान के एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स था। 2.5 लाख लोग हैं उस पे, अब 4 लाख के करीब हो गए हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल मार्केट है। किस चीज की मार्केट है? शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एनर्जी एंड टेक्सटाइल। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो आज से 20 साल पहले भी यही मार्केट थी, आज भी यही मार्केट है। ये डिपेंडेंट किस पे है? सस्ती गैस पे, हुकूमत की सब्सिडीज पे, और तीसरी बात किस चीज पे कि हुकूमत ही बायर है पूरी एनर्जी की पाकिस्तान में। हुकूमत सर्कुलर डेट क्लियर करती है हमारे टैक्स के पैसे से, तो आपको एनर्जी सेक्टर के हिस्से की बेहतरी दिखाई देती है और एक री रेटिंग हुई है। पर ये उस सेविंग्स की अक्कासी नहीं करती जो सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट आपने बनाने। 25 करोड़ का मुल्क है, 4 लाख टोटल इन्वेस्टर है। जस्ट थिंक थ्रू, बहुत ही थिन मार्केट है, बहुत बड़ा इंडिकेटर तो है ही इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है इकोनॉमी को रिकॉर्ड करने का। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कुछ चीज़ें, जो जीडीपी को नापने का तरीका है या उसको मेजर करने का तरीका है, पाकिस्तान में जो है, एक तो बता दें कि वो बाकी दुनिया से किस तरह से डिफरेंट है और क्या उसमें हमें थोड़ी बहुत कोई तब्दीली लेकर आने की ज़रूरत है रियल ग्रोथ को दिखाने के लिए, या उसको सही करने के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं? देखिए, एक तो पहले आज ये बिलीव करें कि पाकिस्तान 78 साल में ग्रोथ नहीं कर पाता। जब भी ग्रो करता है एक बैरूनी खसारा खड़ा हो जाता है, बिकॉज इंपोर्ट लेड कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ होती है। सो इसको बिलीव करें। दूसरी चीज ये बिलीव करें कि आज भी आप रिलाई कर रहे हैं एक्सटर्नल डॉक्टर्स पे, एक्सटर्नल मल्टीलैटरल्स पे कि कोई आके ग्रोथ का फ्रेमवर्क लिख देगा। ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। जिन मुल्कों ने पाकिस्तान में के अलावा तरक्की की है, 21 फिलीपींस के इकोनॉमिस्ट थे, मनमोहन सिंह की एक इकोनॉमिस्ट लेड टीम थी, जनरल पार्क ने एक ईबीडी, वो एक इकोनॉमिक थिंक टैंक बनाया हुआ था जिसपे वो हाईली रिलाई करते थे। ली क्वान यू ने प्रोफेशनलाइज किया था अपनी ब्यूरोक्रेसी को। एक तो सबसे पहली बात यह कि मॉडल ही गलत है, बिकॉज पाकिस्तान इज इन एन एचआर क्राइसिस। जब तक उस क्राइसिस को सॉल्व नहीं करेंगे, आप ग्रोथ का फ्रेमवर्क नहीं लिखेंगे। अच्छा, ग्रोथ का फ्रेमवर्क नहीं लिखेंगे तो बार बार इस क्राइसिस वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। मैं ये चाहूंगी कि अब हमें आप एक रियलिस्टिक पिक्चर जो है ना, इन द एंड ये बता दीजिए कि ये सारे नंबर्स हमारे सामने हैं, हकाइक हमारे सामने आ चुके हैं, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? आगे अगली तिमाही जो है ना, वो हमारी कैसी रहने वाली है? देखिए, जो अगला साल इस तरह से है कि अफरात ज़र 5-7% के दरमियान ही रहेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बिकॉज इतनी डिमांड आएगी नहीं। दूसरी बात जो यानी कि इन्फ्लेशन है, सो पीपल शुड फील बेटर अबाउट दैट। नंबर 2, जो ग्रोथ रेट है वो मेरा ख्याल है कोई 3, 3.25, 3.5% एंड होगा जब हम साल एंड करेंगे, डिपेंडिंग के फ्लड का क्या इम्पैक्ट आता है। इसका मतलब है पाकिस्तान में 12 से 15 लाख नौकरियां निकलेंगी और पाकिस्तान में 25 से 30 लाख लोग एंटर करेंगे। सो जॉबलेसनेस बढ़ेगी, बिकॉज कम हो नहीं सकती जब तक कि हम ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे नहीं। चौथी बात, एक बड़ा अच्छा अदराक है इस चीज का कि ग्रोथ का फ्रेमवर्क लिखना है। कब अथॉरिटीज ये डिसाइड करती हैं कि दे पुट दैट टीम टुगेदर टू राइट द ग्रोथ फ्रेमवर्क। अगर कोई भी इस मुल्क में ये समझता है कि आइसोलेटेड रिफॉर्म्स जो हैं वो मुंजमद होकर पाकिस्तान की ग्रोथ के एम्बियंस को तब्दील कर देंगे, तो ऐसा कुल्ली तौर पे नहीं होगा। और इसको किए बगैर 2 साल बाद जब IMF की एंगेजमेंट खत्म होगी और $30 अरब की जरूरत होगी, तो आप फिर बैक टू द IMF जाएंगे। आई थिंक दैट्स द स्टोरी। और आखिरी बात यह है कि जितना डीप और क्वालिटेटिव यानी कि रिफॉर्म करेंगे, आइसोलेटेड रिफॉर्म ना कीजिए। और आज भी ये सारा चूंकि मल्टीलैटरल ड्रिवन है, अभी भी बिकॉज उन्होंने लिख दिया कि आप एक हमें एजेंडा दें, तो हम एजेंडा दे रहे हैं। इसको बहुत सोचना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो ना आपकी रियल इनकम्स जिसमें कमी हुई है पिछले सालों में वो बढ़ेंगी, नहीं करेंगे, वो इटर्नल रेकरेंस के अंदर हम फंसे रहेंगे और फिर अगेन वही जो आप बात कर रहे हैं, हम दोबारा से हमें उसी ICU में जाना पड़ेगा जहां से हम निकलने की बारहा कोशिश करते रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ